सुधा जी अभी अभी रसोई का काम खत्म करके साड़ी के पल्लू से अपना पसीना पोंछते हुए बाहर हॉल में आकर बैठ गई। तभी उन्हें याद आया कि उनकी बहू ने पोती को खाना खिलाने के लिए कहा था। वह जल्दी से फटाफट उठी और रसोई से एक प्लेट खाना लगाकर अपनी पोती को हॉल में बैठकर खाना खिलाने लगी। उसी समय उनकी बहू खुशी टिप टॉप तैयार होकर बाहर आई और बोली, माँ जी आज मेरी किटी पार्टी है, इसलिए मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ। आने में मुझे समय लग जाएगा। सुधा जी अपनी सहमति या असहमति जताती उससे पहले ही बहू दरवाज़ा बंद करके चली गई। सुधा जी घर में अपनी पोती के साथ अकेली थी। उन्होंने अपनी पोती चारू को खाना खिलाकर उसे सुला दिया। आज मौसम भी बहुत सुहाना हो रहा था। हल्की हल्की बारिश शुरू होने लगी। सुधा जी अपने पति को याद करके सोचने लगी, कितना अच्छा लगता था जब आप और मैं ऐसे मौसम में एक साथ बैठकर गरम गरम चाय और पकौड़ों का मज़ा लेते थे। कितना कुछ बदल जाता है उम्र के साथ। अब तो अपनी पसंद और नापसंद कुछ है ही नहीं। कुछ देर बाद बाथरूम में भीगे हुए एक बाल्टी कपड़े धोकर सुधा जी ने मशीन में ड्राई करके नीचे हॉल में ही सुखा दिए। तब तक उनकी पोती भी सो कर उठ चुकी थी। सुधा जी भी कपड़ों का काम खत्म करके अपनी पोती के पास आकर बैठ गई। बहू जल्दबाजी में बेड के सिरहाने पर अपना फ़ोन भूल गई थी। चारू को अपनी मम्मी के फ़ोन का लॉक पता था। वह अक्सर खाना खाते समय या दूध पीते समय फ़ोन देखती थी। वह फ़ोन चलाकर बैठ गई। सुधा जी भी वहीं बैठी थी। थोड़ी देर बाद चारू फ़ोन को अपनी दादी की गोद में रखकर अपने खिलौने से खेलने लगी। जैसे ही सुधा जी ने फ़ोन अपने हाथ में उठाया, ना जाने अचानक से कैसे बहू के फ़ोन का रिकॉर्ड कॉल का प्ले सिस्टम ऑन हो गया। अरे मोनिका, इस बुढ़िया ने तो पूरे घर के काम को अच्छे से संभाल रखा है। अरे ना तो कहीं आने जाने की चिंता है और ना ही किसी काम की चिंता है। सासू माँ पूरे दिन नौकरानी की तरह घर के कामों में लगी रहती है। इसलिए सोच रही हूँ बहुत दिन हो गए, कल किट्टी पार्टी रख लेते हैं। मेरी जानवी से भी बात हो गई है, वह भी आने के लिए तैयार है। उधर से खुशी की सहेली बोली, अरे तेरे तो ठाठ है खुशी, जो तुझे फ्री की काम वाली मिली है, वरना मुझे देख, सुबह नौकरी पर जाती हूँ तो काम करते करते जाती हूँ और फिर वापस आती हूँ तो भी आकर बैठने को फुर्सत नहीं मिलती। आते ही काम में लग जाती हूँ। और अभी तो मेरा बेटा भी 1 साल का नहीं हुआ है, उसे भी क्रश में छोड़ देती हूँ। अब इस तरह छोटे बच्चे को छोड़कर नौकरी करना या किट्टी पार्टी में जाना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। कैसे मैनेज करूँ, समझ नहीं आता। यह सुनकर खुशी ने अपनी सहेली मोनिका को सुझाव दिया, अरे बेवकूफ़, क्यों सारा दिन काम में पिसती रहती है तू? मेरी बात माने तो अपने ससुराल से अपनी सास को बुला ले। मैंने भी तो अपनी बेवकूफ़ सास को यहाँ बुला रखा है। अरे खुशी, मेरी सास तो बहुत तेज़ तर्रार है। यहाँ मेरे पास आकर नौकरों की तरह काम नहीं करती हैं वो। अरे उसको तो बिस्तर पर ही खाना देना पड़ता है। उसके आने पर तो मेरे और काम बढ़ जाते हैं। तुम्हारा क्या है, नौकरानी जैसी सास मिल गई है तुम्हें। मुश्किल से 2 रोटियां खाती होगी, बदले में घर का सारा काम करती है। तुम्हें तो बना बनाया खाना मिलता है, दोनों समय बच्चों को भी देख लेती है। एक मेड वाला काम तुम्हें तो मुफ्त में मिलता है और ना तुम्हारे पैसे खर्च होते हैं और ना ही तुम्हें काम करना पड़ता है। और तो और अपनी सास की पेंशन को भी पूरे मज़े से खर्च करती है तू अपने ऊपर। अरे मोनिका, यह बात तो तूने 1 नंबर की कही है। मेरी सास तो फ्री की नौकरानी है। कभी कहीं आना जाना पड़ जाता है उसे तो 2 दिन काम करके मेरी हालत ख़राब हो जाती है। उसके कहीं जाने पर तो मुझे नौकरानी लगानी पड़ती है। और आजकल नौकरानियों के भी कितने नखरे हो रहे हैं, यह तो तू जानती है। लेकिन यहाँ तो मुझे बुढ़िया के नखरे भी नहीं झेलने पड़ते। अरे मैं तो इसलिए जल्दी से कहीं भेजती भी नहीं हूँ इसे। हर चीज़ समय से पहले तैयार मिलती है मुझे। और चारू की भी पूरी जिम्मेदारी उसी के ऊपर छोड़ दी। मैं तो अब पूरी फ्री हूँ। अच्छा सुन, कल किटी पार्टी में ज़रूर आना है तुझे। कैसे भी करके एडजस्ट कर लेना। अब मैं फ़ोन रखती हूँ। फ़ोन की कॉल रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी थी।
आज अपनी बहू की सच्चाई जानकर सुधा जी दंग रह गई। मेरी बहू के अंदर मेरे प्रति कैसे विचार है, यह सोचकर सुधा जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अभी कुछ महीने पहले ही उनका बेटा राजीव अपनी पत्नी के कहने पर मां को अपने पास नैनीताल ले आया था। उनके पति विनोद जी सरकारी नौकरी में ऊंचे पद पर थे और सेवानिवृत्ति के बाद बहुत अच्छी पेंशन पा रहे थे, और पति की मृत्यु के बाद सुधा जी को भी बहुत अच्छी पेंशन मिल रही थी। सुधा जी तो गांव में अपनी पेंशन से खूब अच्छे से रह रही थी, लेकिन बहू ने जानबूझकर अपने पति से कहकर सास को अपने पास बुला लिया, क्योंकि बहू पूरी आज़ादी चाहती थी। बाहर घूमना फिरना उसका शौक था। घर के कामों से भी वह हमेशा बचती थी। सास को अपने पास बुलाने का उसका एक ही मतलब था कि वह अपनी सास से नौकरानी की तरह काम ले। जब सुधा जी के पति विनोद जी रिटायर हो गए थे, उसके बाद उनका बेटा राजीव कई बार उन्हें लेने गया, लेकिन हर बार विनोद जी ने बेटे के साथ जाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद जब विनोद जी इस दुनिया को छोड़कर चल बसे, उसके बाद राजीव और उसकी पत्नी सुधा जी को लेने गांव पहुंच गए। कई बार तो सुधा जी ने भी वहां जाने से मना किया, लेकिन बेटे बहू के इतने मनुहार करने पर सुधा जी उनके साथ चली आई। यही सब सोच रही थी कि अचानक से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। सुधा जी ने दरवाज़ा खोला तो उनकी सहेली बीना दरवाजे पर खड़ी थी। सुधा जी अक्सर उनके पास बैठने चली जाती थी और वह भी सुधा जी के पास बातें करने चली आती थी। बेटे के यहाँ आने के बाद सुधा जी और बीना जी आपस में सहेली बन गई थी। दोनों एक दूसरे से अपना सुख दुख बांट लेती थी। बीना जी के 2 बेटे थे। दोनों ही बेटे अपनी पत्नियों को लेकर बाहर विदेश में रहते थे। पति की मौत के बाद बीना जी अपने घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। अरे बीना, तुम आओ, अंदर बैठो। सुधा जी अपनी सहेली का हाथ पकड़कर अंदर ले आई। अरे सुधा, हम सब पड़ोस की औरतों ने मिलकर मिनी बस की है 10 दिनों के लिए वृंदावन की तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए। तू कहे तो तेरा नाम भी लिखवा दूं। वृंदावन का नाम सुनकर सुधा जी की आंखों में चमक आ गई। सोचने लगी, दिल तो बहुत है जाने का, सारी उम्र हो गई जिम्मेदारियां संभालते संभालते। अगर अब जाने का मौका मिल रहा है तो हर्ज ही क्या है। ठीक है बीना, मैं शाम को अपने बेटे से बात करके तुझे बताऊंगी। कुछ देर बीना जी बैठकर वापस घर की तरफ जाने लगी तो रास्ते में दरवाजे पर सुधा जी की बहू खुशी उन्हें टेढ़ी नज़रों से देखते हुए बड़बड़ाते हुए अंदर चली गई। खुद को तो कुछ काम है नहीं, यहाँ आकर बैठ जाती है, और इसके आते ही यह बुढ़िया भी काम छोड़कर बैठ जाती है बातें करने। खुशी अपनी सास की तरफ मुंह बनाते हुए अंदर चली गई। शाम को जब राजीव खाना खाकर उठा तो सुधा जी ने बेटे से कहा, बेटा, पड़ोस की सभी औरतें कुछ दिन के लिए वृंदावन जा रही है। मेरा भी बहुत मन कर रहा है जाने के लिए। इतना कहते ही बहू उछल कर पड़ी और गुस्से में बोली, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कहीं जाने की। अरे आप 10 दिन के लिए जाओगी तो घर का काम कौन करेगा। तभी राजीव भी बोला, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है खुशी, आपके जाने से खर्चा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और घर के काम को करने में भी परेशानी होगी तुम्हारी बहू को, इसलिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप घर में ही रहो, और जो ये आसपास की आपने सहेलियां बनाई है ना, इनके पास भी बैठना थोड़ा कम कर दो। और वैसे भी अब आपके घूमने फिरने की उम्र नहीं है, बुढ़ापा आ गया है आपको, और बूढ़े लोग ज़्यादा घूमते फिरते अच्छे नहीं लगते। बेटे के मुंह से ऐसी अपमानजनक बात सुनकर सुधा जी का कलेजा फट गया। वह कुछ ना बोली और चुपचाप आंसू पोंछते हुए रसोई में चली गई और फिर से काम करने में जुट गई। सारा काम खत्म करके बिना कुछ खाए पिए अपने कमरे में जाकर सो गई। अगले दिन जब सोकर उठी तो फिर से घर के कामों में लग गई। बेटे और बहू का नाश्ता और लंच दोनों बनाकर तैयार कर दिए। बेटा और बहू दोनों नौकरी पर निकल गए। सुधा जी बाहर हॉल में आकर बैठ गई और सोचने लगी, मैं भी कितनी मूर्ख थी जो बेटे के कहने से यहाँ चली आई। शायद मेरे पति को दुनियादारी का अनुभव था, इसलिए कभी यहाँ आने के लिए उन्होंने हाँ नहीं भरी। सोचकर उनकी आंखों के कोर गीले हो गए। अब सुधा जी गुमसुम सी रहने लगी।
उन्होंने मंदिर भी जाना छोड़ दिया और अपनी सहेली के पास भी जाना छोड़ दिया। एक दिन बेटा बहू दोनों नौकरी पर गए हुए थे। पीछे से उनकी 2-3 सहेलियां पड़ोस से उनका हाल चाल जानने आ गई। बैठे बैठे सुधा जी को टाइम का पता ही ना चला। काम भी जो का तो पड़ा था। बहू भी अपनी नौकरी से आ गई थी। घर पहुंचकर देखा तो ना तो खाना तैयार था और ना ही घर की साफ सफाई हुई थी। फिर उसे ज़ोर ज़ोर से बातें करने की आवाज़ आई तो वह अपनी सास के कमरे की तरफ बढ़ी तो देखकर उसके तन बदन में आग लग गई। वह गुस्से से कमरे में गई और उनकी सहेलियों के सामने ही अपनी सास पर बरस पड़ी। माँ जी, यह क्या मुजमा लगा रखा है तुमने? सारे घर का काम ऐसा का ऐसा ही पड़ा है और तुम यहाँ पर आराम से टांग पर टांग रखकर बातें बना रही हो। बर्तनों का ढेर लगा है रसोई में। अरे यहाँ रोटी तोड़ने के लिए नहीं आई हो तुम, काम करने के लिए लाए हैं हम आपको यहाँ। बहू जोर जोर से चिल्ला रही थी और उसने अपने पति राजीव को भी फ़ोन करके घर जल्दी आने के लिए कहा। बहू सुधा जी को लगातार अपशब्द बोले जा रही थी। बहू का ऐसा बदतमीज व्यवहार देखकर सुधा जी की सहेलियां चुपचाप अपने घर चली गई। अपनी सहेलियों के सामने अपना यह अपमान आज सुधा जी से बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने अपनी बदतमीज बहू के मुंह पर 2 थप्पड़ भटाभट खींच कर रख दिए। आज सुधा जी के सब्र का बांध टूट चुका था। 2 थप्पड़ से ही बहू के कान सुन पड़ गए। उसी समय राजीव भी घर पहुंच गया। माँ को अपनी पत्नी पर हाथ उठाते देख राजीव चिल्लाने लगा, माँ क्या बदतमीजी है, बुढ़ापे में पागल हो गई हो क्या? इस तरह घर की बहू पर हाथ कौन उठाता है? वाह बेटा, पत्नी की बेइज्जती तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही और जो तेरी पत्नी ने पड़ोस की औरतों के सामने आज मेरे साथ किया है उसका क्या, मेरे अपमान का क्या है तेरे पास कोई जवाब? पर तू क्या जवाब देगा जब तू खुद भी ऐसा है? अरे रोज़ सुबह तुम लोगों को नाश्ता और टिफ़िन बना कर देती थी, शाम को तुम्हारे लिए खाना तैयार रखती थी, उसी बीच घर के सारे काम करती थी, एक दाई बनकर तुम्हारे बच्चे को संभालती थी। नौकरानी और मुझ में तो कोई फ़र्क ही नहीं छोड़ा तुम लोगों ने। क्या दिया उसके बदले? तुम लोगों ने मुझे इस घर में मेरी हैसियत सिर्फ एक नौकरानी जितनी रखी। तुम्हारी पत्नी के लिए तो मैं फ्री की नौकरानी थी। क्यों बहू, सही बोल रही हूँ ना मैं? सुधा जी बहू से नज़रें मिलाते हुए बोली। 65 वर्ष की उम्र में बीमारियों से घिरा मेरा शरीर, उसमें भी मैं घर के कामों में लगी रहती थी। मेरे हाथ पाँव चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ रहूँगी तो घर में नौकरानी के पैसे की बचत हो जाएगी और तो और पेंशन जो मिलेगी वह मुफ्त की। इसलिए तुम लोग मुझे यहाँ लेकर आए थे। अगर आज ही मैं बिस्तर पर आ जाऊं तो मुझे इतना विश्वास है कि बहू से पहले मेरा खुद का बेटा ही मुझे वृद्धाश्रम छोड़ाएगा, क्योंकि जो बेटा आज तक अपनी माँ की भावनाओं को ना समझ पाया हो, उसकी पीड़ा को महसूस न कर पाया हो, भला उस बेटे को माँ की क्या ज़रूरत होगी? तू और तेरी पत्नी मेरा अपमान करे, यह मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। अब तक खूब खरी खोटी सुनती आई हूँ, लेकिन अब मैं यह अपमान और बर्दाश्त नहीं करूँगी। अब जीऊँगी तो पूरे आत्मसम्मान के साथ जीऊँगी। बेटा, मैं किसी पर आश्रित नहीं हूँ, मेरा जीवन किसी का मोहताज नहीं। मेरे पति चाहते थे कि मैं अपना जीवन सम्मानपूर्वक व्यतीत करूं, इसलिए आज भी मेरे पति ज़मीन जायदाद बैंक बैलेंस सब छोड़कर गए हैं मेरे लिए। बेटा, अभी सब कुछ मेरे नाम है और मेरे जीते जी मेरे ही नाम रहेगा। मुझे दर दर की ठोकरें खाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही तुम्हारी नौकरानी बनकर रहने की। पेंशन आती है मेरी महीने की कई हज़ार, जिसे खर्च करके मैं अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से जी सकती हूँ। मैंने तय कर लिया है, मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीऊँगी। मेरी जितनी भी पेंशन आएगी उसका उपयोग सिर्फ मैं करूँगी। अपना खर्च तुम देखो और साथ ही अपने घर के लिए कोई नौकरानी ढूंढ लो, क्योंकि अब यह बुढ़िया तुम्हारे घर की नौकरानी बनकर नहीं रहेगी। और यदि तुमने मेरे साथ किसी भी तरह की काम करने की ज़बरदस्ती की या कोई बदतमीजी की तो बहू, खासकर तुम, मेरी बात को कान खोलकर अच्छी तरह सुन लेना। मुझे तुम पर पुलिस केस करने में तनिक भी देर ना लगेगी। सास का यह रूप देखकर बहू की आंखें फटी की फटी रह गई।
ऐसी सख्त चेतावनी सुनकर थोड़ी देर तक तो उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकला। फिर कुछ देर बाद बहू अपनी जबान में शहद की तरह मिठास लाते हुए बोली, माँ जी, मैं तो आपकी इकलौती बहू हूँ, क्या आप अपनी बहू पर ही कार्रवाई करेंगी? हाँ बहू, अगर ज़रूरत पड़ी तो ऐसा कदम उठाने में मुझे तनिक भी देर न लगेगी। और बेटा तू भी अच्छी तरह सुन ले, अभी तेरे नाम घर जमीन जायदाद कुछ भी नहीं है, इसलिए तुझे भी ज़्यादा अकड़ दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी माँ की बातें सुनकर बेटा हैरान था और बहू सास के द्वारा दी गई सख्त चेतावनी सुनकर बुरी तरह घबराई हुई थी। सुधा जी अपने कमरे में चली गई और वृंदावन की यात्रा पर जाने के लिए उन्होंने अपना बैग तैयार कर लिया। अगले दिन सुधा जी घर से अपनी सहेलियों के साथ 10 दिन के लिए वृंदावन की यात्रा पर निकल गई। जब 10 दिन बाद वापस लौटकर आई तो बेटे और बहू के व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क था। जो बहू हर समय सुधा जी को उल्टा सीधा बोलती थी, उन्हें घर में नौकरानी का दर्जा देती थी, अब तो सुधा जी की एक फटकार से ही उसके होश ठिकाने आ गए थे। सुधा जी के घर आते ही बहू फटाफट उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आई और फिर उनके लिए खाना बनाने की तैयारी में जुट गई। क्योंकि सुधा जी ने बहू को अपना ऐसा रूप दिखाया था, उसके अंदर ऐसा डर पैदा किया था कि अब बहू सुधा जी से बड़े ही इज्जत से पेश आने लगी। और साथ ही जो बेटा बहू के पल्लू से बंधा था, वह भी अपनी माँ को खूब मान सम्मान देने लगा। क्योंकि बहू और बेटा दोनों को ही अब यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर माँ अपने और भी असली रूप में आ गई तो हमारा सर्वनाश कर देगी। दोस्तों, ये कहानी आपको अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।